नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राहुल गांधी के बारे में एक बहुत सुखद समाचार प्राप्त हुआ है अमेरिका से। बताया गया है कि वह अब पप्पू नहीं रहे। ही इज नॉट ए पप्पू। और ये किसी और ने नहीं कहा है, उनके मेंटर और उनके पिताजी के दोस्त सैम पिट्रोडा ने कहा है। उन्होंने राहुल की तारीफ करते हुए लिखा, एक वीडियो बयान भी जारी किया और बताया कि राहुल गांधी इज हाईली क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, वेल रेड, has in-depth knowledge of many subjects। वो एक बहुत बड़े विजनरी हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं और उनको कोई पप्पू समझने की भूल ना करे, ये सैम पिट्रोडा जी ने कहा है। I must tell you, he's no papu. He's highly educated, strategist with deep thinking on any subject, and sometimes it is not very easy. Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he's no papu. तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सैम पित्रोदा हैं कौन। सैम पित्रोदा उनके पिता राजीव गांधी के दोस्त हैं और अब इस समय राहुल गांधी के मेंटर भी हैं। तो ये सैम पिट्रोडा के लिए दूसरी पीढ़ी है जिसको वो शिक्षा दे रहे हैं। और सैम पिट्रोडा की अगर आप पर्सनल बायोडाटा देखें, उनकी प्रोफाइल देखें, तो ऐसा लगेगा कि वो ज्ञान के भंडार हैं। और इस ज्ञान के भंडार लगने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेकओवर्स किए हैं। और सबसे पहला तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी ऐसी जो भारतीय चीजें हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको छोड़ दिया और जो पश्चिमी जगत में बहुत सारी चीजें हैं उनको लपक लिया, क्योंकि शायद सफलता पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए इससे बड़ा शॉर्टकट आजकल कुछ होता नहीं है। तो सैम पित्रोदा ने सबसे पहले तो अपना नाम ही चेंज कर लिया। उनका नाम है सत्यनारायण गंगाराम विश्वकर्मा। गुजरात के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो पित्रोदा हुए, यानी क्रिश्चियन बने। और इसके बाद उन्होंने सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा से शैम कर दिया, शैम पित्रोदा हो गए। अब उनकी पत्नी का नाम अंजलि पित्रोदा हो गया, बच्चे भी पित्रोदा हो गए। और इसके बाद उनके नाम के आगे बहुत सारी पीएचडी, बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारा ज्ञान है। पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर हैं और राजीव गांधी के ज़माने में वो टेलीकॉम में कुछ करने के लिए आए थे और इसके बाद में फिर जहां से आए थे वहीं चले गए, राजीव गांधी के बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि देश के प्रति उनका लगाव नहीं, उनका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव था। जो जब वो सत्ता में आए तो वो सत्ता की मलाई खाने के लिए खुद भी आ गए और जब राजीव गांधी नहीं रहे, कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, तो फिर वो चले गए। लेकिन कांग्रेस से उनका जुड़ाव ऐसा हुआ कि वो कांग्रेस का मोह नहीं छोड़ सके और वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ओवरसीज कांग्रेस क्या करती है इसके बारे में भारत में बहुत कम लोगों को मालूम होगा और सबसे अधिक तो मालूम स्वयं सैम पित्रोदा को होगा। लेकिन जो राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी की उनकी जो यात्रा है, उसमें परिवर्तन ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी के वो मेंटर भी हो गए हैं, सलाहकार भी हो गए हैं, गार्जियन भी हो गए हैं। और जब भी कभी वो अमेरिका की यात्रा करते हैं तो वो सारी यात्राएं मैनेज करते हैं सैम पिट्रोडा। और सैम पिट्रोडा पूरी तरह से भारतीयता तो भूल चुके हैं। राहुल गांधी की सभाओं का आयोजन कैसे किया जाए, फंड्स कहां से जुटाए जाएं, भीड़ कहां से जुटाई जाए, क्या किया जाए, ये सौंप देते हैं वामपंथी इस्लामिस्ट गठजोड़ को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी संगठन है। और पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी जो सभाओं के लिए बसें खड़ी हुई थी, वो मस्जिदों के बाहर खड़ी थी और तमाम जिहादी तत्व थे अफगानिस्तान के, मिडिल ईस्ट के, जिनके आतंकवादियों से संगठन से संबंध भी थे, वो सब उनकी यात्राओं का प्रबंध कर रहे थे। और ऐसे लोग भी सुनीता विश्वनाथन टाइप के लोग थे जो भारत विरोधी हैं, नाम से हिंदू दिख सकते हैं, भारतीय दिख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से भारत विरोधी हैं। ऐसे लोग भी उनकी सभाओं में देखे गए और उनका प्रबंध करते हुए भी देखे गए।
अब राहुल गांधी दोबारा फिर अमेरिका पहुंचे हैं और ऐसे समय पर पहुंचे हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में एक आध सभाएं उन्होंने की और हरियाणा में तो अभी उनको सभा शुरू करनी है और इस बीच में ही वो अमेरिका चले गए। एक सिस्टम है, एक अगर आप देखें एल्गोरिथम दिखता है राहुल गांधी की यात्राओं में और भारत के चुनाव में। जब भी कभी भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले वो बाहर बहुत जाते हैं। हो सकता है कुछ स्ट्रेटजी बनाने जाते हो, लेकिन सैम पिट्रोडा ने तो डिक्लेयर कर दिया ही इज ए स्ट्रेटजिस्ट। बहुत ही वेल रेड, इन डेप्थ नॉलेज वाले पर्सन हैं, डीप थिंकिंग है, चिंतक हैं, विचारक हैं, ऐसा उन्होंने प्रचार कर दिया। लेकिन सैम पित्रोदा को ये अमेरिका की भूमि से ये क्यों करना पड़ा? 56 वर्षीय एक कांग्रेसी नेता जिसका काफी जीवन भारत में गुजरा है, अमेठी से सांसद रहे हैं, इसके बाद वायनाड से सांसद रहे हैं, अब की बार रायबरेली से सांसद हैं, और इतने बड़े संसदीय जीवन के बाद भी उनका परिचय अगर अमेरिका से दिया जाए, हो सकता है इसके पीछे कोई धारणा बनी हो, क्योंकि भारत में विवेकानंद अमेरिका गए, वहां से विश्व प्रसिद्ध हो गए। रामकृष्ण विदेश यात्रा पर गए, कलकत्ता से बाहर निकल के, इसके बाद रामकृष्ण परमहंस हो गए। हो सकता है राहुल गांधी भी इस तरह से कुछ प्रयास कर रहे हो, क्योंकि उनकी यात्राएं हमेशा ब्रिटेन की और अमेरिका की होती हैं। बीच बीच में थाईलैंड भी जाते हैं चिंतन के लिए, और वहां का चिंतन और अमेरिका का चिंतन अलग अलग है उनका। अब तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, सेंट्रोरा ने कह दिया कि वो पप्पू नहीं है, आपने सुना। अब इसके बाद में जब वो पप्पू नहीं रहे, ये किस आधार पर आप समझेंगे? एक उनका छोटा सा जो भाषण है उसको आप सुनेंगे, और ये भाषण टेक्सास राज्य में डालस एक जगह है, वहां पर है टेक्सास यूनिवर्सिटी, उसमें दे रहे हैं। और भारत के विपरीत, भारत में कोई भी विश्वविद्यालय ऐसी ख्यातमान व्यक्तियों को अपने यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाता है, और भारत में ही ऐसी बहुत सी विभूतियां हैं, बहुत से मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया जाता है, और वो एक ऐसी इवेंट हो जाती है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए होती है। लेकिन अमेरिका के विश्वविद्यालय इस तरह की इवेंट आयोजित करते हैं जो स्पीकर्स होते हैं उनको पॉपुलराइज करते हैं, उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। ये अंतर है भारत के गेस्ट स्पीकर्स में और अमेरिका के गेस्ट स्पीकर्स में। तो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से गेस्ट स्पीकर नहीं है। ये इसी तरीके से है कि जैसे वो जाएं टेक्सास यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में या किसी ब्लॉक में किसी फैकल्टी में 2 कुर्सियां डाल के बैठे, एक उनका इंटरव्यू हो, क्वेश्चंस डिसाइडेड हो और राहुल गांधी उनको तैयार करके उनका उत्तर दें, और वो सारे रिकॉर्डेड हों और उनके रिकॉर्डेड अंश भारत में फैलाए जाए, क्योंकि अमेरिका में तो उनको सुनने वाले लोग नहीं होते हैं, और जो सुनने वाले अमेरिका में होते भी हैं वो सारे के सारे भारत विरोधी लोग होते हैं। अब राहुल गांधी ने जो कहा वो आप सुनिए और फिर देखिए कि वो पप्पू क्यों नहीं रहे। The Eklavya story. You heard of the Eklavya story? If you want to pin down what is happening in India, it is millions and millions of Eklavya stories every single day. The people with skill, their thumbs are being cut off. They're not being allowed to operate. They're not being allowed to thrive. And it's happening across the board. So, respect for skills, supporting skills financially through technology, that's how you'll unleash India's power. You're not going to unleash India's power by empowering 1%, 2% of India. And, it's not interesting for me. So, I'm very passionate about this. I'll give you an example. I was driving past Sultanpur and I walked up to this shoemaker. It was amazing because the guy says to me, I said, what's your biggest problem? He says, I've been working here for 40 years and nobody has ever respected me. So he says to me, the only man who has ever respected me is my father. Right? So I was thinking about this. And then he says to me, there was this scheme
And they said that, they've got this scheme for shoemakers. It was in Lucknow somewhere. So he says, so I, went to Lucknow. And I said, so what did they do? They said, they're going to teach me how to make shoes. He says, but I've been making shoes for 40 years. And I could teach those people how to make shoes. Right? So it's a fundamental disconnect with where the skills are. There's no shortage of skills in India. There's shortage of respect of skills in India. So you want to find the best carpenters in the world, they're sitting in India. But nobody respects their skill. Nobody actually tells them, we believe in you and we want you to build something. Right? So you can't build industry without respecting skill. राहुल गांधी कहते हैं, आपने सुना, एकलव्य की कहानी बताने वाले हैं और उन्होंने कहा कि भारत में हजारों एकलव्य हैं। यानी एकलव्य की कहानी में तो ये था जिसके लिए कहानी लोग सुनाते हैं, और उसको आजकल जो जातीय विभाजन का दौर है उसमें एकलव्य की कहानी को बहुत अच्छे ढंग से नहीं सुनाया जाता। उसमें तो इस ढंग से सुनाया जाता है कि जैसे सवर्ण द्रोणाचार्य ने एक ओबीसी या शूद्र एकलव्य का अंगूठा काट लिया ताकि वो सवर्ण अर्जुन की बराबरी न कर सके। ये भारत में प्रचलन हो रहा है और ये प्लांटेड है, ये षड्यंत्र है। राहुल गांधी बरसों भारत में रहने के बाद रट्टा मार मार कर ये षड्यंत्र समझ पाए हैं कि हम क्या बोलेंगे, और उन्होंने ये कहानी बता दी कि यहां तो घर घर में एकलव्य हैं, हर घर में एकलव्य है। जो 90% लोग हैं वो एकलव्य हैं। भारत में 90% को बताते हैं कि उनका हक मारा जा रहा है, और वहां बता रहे हैं कि 90% एकलव्य हैं। और एकलव्य किसने बनाया है? मोदी ने बना दिया, क्योंकि उनके जो हक है, उनके जो अधिकार हैं, उसको लूट कर सवर्णों को दे दिया गया है। उनके कहने का मतलब ये है। और फिर वो आते हैं स्किल सेट पर। स्किल सेट के लिए क्या करते हैं, आप उनको पूरा भी समझ लेंगे, पूरा सुन लेंगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, सुल्तानपुर की अदालत में उनको प्रेजेंट होने का वारंट था, क्योंकि बहुत बार से जा नहीं रहे थे, उन पर मानहानि का दावा किया गया था, एक मुकदमा चल रहा है, और ये ऐसा संबंध था जिसमें अगर नहीं जाते तो उनको गिरफ्तारी होने का डर था। इसलिए राहुल गांधी गए वहां पर, अदालत का सामना करने गए। और फिर अदालत का सामना करने गए तो इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि भाई राहुल या गांधी परिवार की अवमानना हो। कोई सोचें कि भाई ये तो अदालत में गए थे और उनका संबंध था, अगर नहीं जाते तो वो अरेस्ट हो जाते। तो इसलिए तमाम इस तरीके की चीजें की जाती हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में भौकाल कहते हैं। तो ये किया गया कि एक जूते वाले की दुकान पर राहुल गांधी पहुंचे और उनके जूते देखे, उसकी तारीफ की, बाद में उसको गिफ्ट भेजे, और उसकी कहानी राहुल गांधी ने यहां पर परोस दी। और उन्होंने कहा कि वो जूते बनाने की एक इंस्टीट्यूट लखनऊ में थी, तो फिर वो लखनऊ में गए, उसको भेजा गया, तो उसने कहा मैं तो 40 साल से जूता बना रहा हूं, मैं क्या सीखूंगा, मैं तो जो सिखा रहे हैं उन्हीं को सिखा दूंगा। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से 2 बार सांसद रह चुके, उनकी मां कई बार रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं, और कहा जाता है कि रायबरेली गांधी परिवार की कर्म भूमि है। उनको नहीं मालूम है कि यहाँ फुटवियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायबरेली में कांग्रेस के जमाने में लगाई गई है, और उसकी जो 2-3 शाखा है उनमें से एक शाखा रायबरेली में है, आगरा, नोएडा और उसके बाद में रायबरेली। तो वहाँ जो फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसका मतलब वो मालूम ही नहीं था जब लखनऊ की इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाई। और सही बात तो ये है कि लखनऊ में जूते बनाने की या लेदर की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो लेदर की इंस्टीट्यूट है कानपुर में। लेकिन अब वही है कि रट्टा मारने में कई बार आदमी भूल जाता है कि वो कानपुर में लेदर इंस्टीट्यूट है या लखनऊ में है। कानपुर में भी जो SBTI है उसमें लेदर टेक्नोलॉजी एक विषय है, और जो टेक्सटाइल के लिए सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी कानपुर में है। तो उन्होंने टेक्सटाइल का भी जिक्र किया है, लेदर का भी जिक्र किया है, और जूते बनाने वालों की कंपनी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र लखनऊ में किया है, जो लखनऊ में नहीं है। तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मोदी ने स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम चलाया है, आपकी बार बजट में अच्छा खासा उसके लिए एलोकेशन भी किया गया है, ताकि जो स्किल सेट डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जा सके। उनके कहने का मतलब है कि सब बेकार की बात है, इसके लिए तो हमें क्या करना होगा,
अगर हमें बार्बर चाहिए होंगे 1 मिलियन, तो हम इस तरह की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दें, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर दें। मीन्स ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज हैं? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या है। किसी ने जो लिख के दिया, वो राहुल गांधी बार्बर की सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया भर की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और यहाँ पे जो स्किल सेट हैं, इनके लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। ये पारंपरिक हुआ करते थे। हर गांव में नाई हुआ करता था, जिसे आजकल राहुल गांधी की भाषा में बार्बर है, और उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत है। जबकि ये ऐसा बिजनेस था जिसमें कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं थी, और ये बहुत अच्छे ढंग से चलता था, और हर महीने चलता था, पूरे 12 मास चलता था। कभी बार्बर बनकर, कभी जो सांस्कृतिक, वैवाहिक या दूसरे प्रोग्राम हैं उनमें शामिल होकर, और इसी तरीके से हर तरह की विधा थी जिसका उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो मोची का हो, चाहे वो कारपेंटर का हो, चाहे वो लोहार का हो। ऐसे बीसियों जो स्किल सेट थे, वो बहुत आराम से चल रहे थे। फिर अचानक आया कि इनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्लासिफाई कर दिया गया, कोई ओबीसी हो गया, कुछ हो गया। और इसके बाद में सभी लोगों को ऐसे सब जवाब दिखा दिए गए जो राहुल गांधी आज भी दिखा रहे हैं, कि 90% लोग जो है उनका हक मारा जा रहा है। हलवा खाया जा रहा है देश का, और उसमें खाने वाले हलवा जो है वो सवर्ण लोग हैं। 90% लोगों को हलवा खाने से दूर रखा जा रहा है। इस तरह के सब्ज बाग दिखा के वो ये जो स्किल सेट भारत का है उसको नष्ट कर दिया गया। आजकल जो गांव में जो बार्बर थे, नाई थे, लोहार थे, बढ़ई थे, इस तरह के जितने भी काम करने वाले थे, माली थे, मोची थे, सब अपना अपना काम छोड़ चुके हैं। और ये जाति सर्टिफिकेट बना के, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी ऑफिसर बनने के सब विभाग में टहल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की एक सीमा होती है, और उसमें भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट जॉब्स की एक सीमा है। उस सीमा से अधिक कुछ हो नहीं सकता। और आप कितना भी रिजर्वेशन कर दें, अगर 100% रिजर्वेशन भी आप SC ST और OBC के लिए कर दें, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट इन जातियों का खत्म नहीं होगा। क्योंकि भारत एक ऐसी प्राचीन अर्थव्यवस्था है, पहली शताब्दी से लेकर, जिसका लेखा जोखा हम लोगों के पास है, और जिसका यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में एक सर्वे करा के इसका पूरा ब्यौरा जुटाया है। पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और उसका पूरी अर्थव्यवस्था में, विश्व व्यापार में 1/3 से अधिक का हिस्सा था। और 11वीं शताब्दी में जब आक्रमण होने लगे मुस्लिम आक्रांताओं के, उसके बाद अर्थव्यवस्था प्रभावित तो हुई, लेकिन फिर भी 17वीं शताब्दी तक ये अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 रही। और जो 11वीं शताब्दी तक सिर्फ 35% हुआ करता था, वो घट के 25% पे आ गया, 24-25% रहा। लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्था नंबर 1 की बनी रही। और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था चीन थी। चीन ऐसा नहीं कि रातों रात खड़ा हो गया है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था चीन थी। लेकिन जब अंग्रेज छोड़कर गए, तो विश्व व्यापार में भारत का जो शेयर है वो 3% से भी कम हो गया। और आज, इतने सालों बाद, आजादी के 75 सालों बाद, भारत ये स्ट्रगल कर रहा है कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बन जाएंगे, फिर तीसरी बन जाएंगे। मोदी जी ये आंकड़े गिना रहे हैं, और ये संघर्ष कर रहे हैं इसमें बनने के लिए। और इस बीच में बहुत चीजें बदल गई। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका बन गई। विश्व व्यापार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चाइना की हो गई। प्रोडक्शन क्षमता चाइना की हो गई। बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो स्किल सेट गांव में चलता था, खत्म करने के लिए जिम्मेदार कौन है? पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था क्यों था? वो इसलिए था, इसी स्किल सेट की वजह से, आर्ट्स क्राफ्ट्स की वजह से, और मंदिर मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर। देश में चारों धाम, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल बनाए गए थे। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको भी नीचे ना आना पड़े, ऐसी व्यवस्था की गई थी। धार्मिक स्थल थे। और ये जो मंदिर इकोनॉमी है, टेम्पल इकोनॉमी, इसका आज भी, ये 5 लाख करोड़ से अधिक की मंदिर इकोनॉमी है, जिसमें सिर्फ फूल पत्ती और प्रसाद शामिल है। इसमें लोगों के किराए भाड़े, रेल, हवाई जहाज, बस की यात्रा का खर्चा शामिल नहीं, होटल के रुकने का खर्चा शामिल नहीं। अगर ये शामिल किया जाए, तो आज भी जो पर्यटन की व्यवस्था है, धार्मिक पर्यटन की, या जो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो अगर सेगमेंटल अर्थव्यवस्था में कहा जाए, उसको तो कांग्रेस ने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया अपने वामपंथी साथियों के साथ में। और अब स्ट्रगल कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि वो कितने सेक्रेटरी हैं, हलवा खाया जा रहा है,
उसमें 90% लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, उनको वो हिस्सेदारी दिलवाएंगे। और पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, हम ये भी पता लगाएं किसके पास कितना धन है। धन कुछ लोगों के पास है, ओबीसीज में, एससी एसटी में से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई भी पत्रकार नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं है। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। ये शो करता है कि राहुल गांधी कितने वेल क्वालिफाइड हैं, कितने वेल रेड हैं, कितने वेल थॉट हैं, कितने बड़े विचारक हैं, कितने बड़े चिंतक हैं। और अब वो रट्टा लगा लगा कर जो चीजें बता रहे हैं उनमें भी अटक जा रहे हैं। और आप देखिए कि इस तरह के जो उनके जो क्वेश्चन और आंसर हुए हैं, उनकी जो कट पीसेज हैं वो भारत में प्रचार किए जाएंगे। और अब वो उनके कट पीसेज राहुल गांधी के घूम रहे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, जगह जगह, व्हाट्सएप में, कि भाई देखिए राहुल गांधी जा रहे हैं तो कितना बड़ा चिंतन उन्होंने कर दिया है। लेकिन वास्तव में सैम पिट्रोडा कुछ भी करें, वहां से सर्टिफिकेट दें कि राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे, लेकिन उनकी जो बातें हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी में जो भी कहा, वो सिर्फ पप्पू पने के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, वैसे तो ये कहने में अच्छा नहीं लगता है कि वो पप्पू हैं, लेकिन बार बार अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए राहुल गांधी को अमेरिका क्यों जाना पड़ता है? ये अपने आप में पप्पूपन की बात है। अगर उनके अंदर सामर्थ्य है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर इतनी क्षमता है, उसको भारत में क्यों नहीं सिद्ध करते हैं? लेकिन अमेरिका में शायद इनका मकसद कुछ और भी हो सकता है। एन चुनाव के बीच में अगर कोई व्यक्ति छोड़कर चुनाव अमेरिका जाता है, हो सकता है उनके मन में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की तरह उनको भी बिल्कुल स्काई लैब की तरह गिरा दिया जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। और इसके प्रयास हो भी रहे हैं, इसलिए देशवासियों को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। ये बातें छोटी नहीं है। एक व्यक्ति जो यहाँ पे सफेद टी शर्ट पहन के घूमता है, लोगों को दिखाता है कि उसको सर्दी नहीं लगती है। सर्दी है एक मानसिक सोच है, अगर ना सोचा जाए तो सर्दी नहीं लगेगी। और वो जब टेक्सास में पहुंचता है तो सूट बूट होकर पहुंचता है, टाई लगा के पहुंचता है, रातों रात उनकी चीजें बदल जाती हैं। दुनिया भर का ज्ञान उड़ेल रहे हैं। और सैम पिट्रोडा, जिन्होंने खुद भी अपनी मूर्खतापूर्ण बात की थी लोकसभा चुनावों के बीच में कि वो जो धनी लोग हैं भारत में, उनका धन लेकर अगर सब में बांट दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब ये एक मुद्दा बना तो उनको ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वैसे ही उनको फिर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये इस बात को रेखांकित करता है कि कांग्रेस भारतीय मतदाताओं को, भारतीय लोगों को मूर्ख समझती है। चुनाव हो गए, लोगों को भूलते देर नहीं लगेगी कौन सैम पित्रोदा थे, इनको हटाया गया था और फिर कैसे आ गए। तो ये वही सैम पित्रोदा है जिनकी सलाह पर राहुल गांधी चलते हैं और वो खुद भी बात करते हैं। तो अगर राहुल गांधी पप्पू भले ही ना हो, लेकिन सैम पित्रोदा के पप्पू होने पर तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए। संक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।